दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। जिसमें पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि नरभक्षी बाघ को छोड़कर जिम कॉर्बेट साहब रुद्रप्रयाग से नैनीताल वापस आ गए थे और फिर करीब 3 महीने के बाद दोबारा रुद्रप्रयाग लौट करके आए। और इन 3 महीनों में बाघ ने करीब 10 लोगों को अपना निवाला बना लिया था, मार के खा गया था। और जो बाघ का दसवां जो शिकार था वो एक लड़का था, एक बालक था। साथ ही आपको बताया था कि एक पूरा दिन उन्होंने मछली मारने में बिताया था और 2 बड़ी बड़ी महाशीर मछलियां पकड़ ली थी। अब चलते हैं कहानी के हम अगले भाग में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपकी अपनी उत्तरांचल डायरीज में। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, भरपूर सहयोग दीजिए। और सहयोग के लिए क्या करना है ये आप लोग जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो दोस्त पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। कहानी अच्छी लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शेयर इसलिए कर दें ताकि जिम कॉर्बेट साहब की महानता के बारे में लोगों को पता चले कि कितने महान आदमी थे वो। दोस्तों, 31 मार्च का दिन था और इबरसन साहब पौड़ी से लौटकर आ गए थे। मैंने बताया था कि वो टाइम में पौड़ी जो है गढ़वाल ज़िले का एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और इबरसन साहब डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। पौड़ी एक बहुत बड़ा ज़िला था, ये इस कारण से पौड़ी वो ज़्यादा समय तक छोड़ नहीं सकते थे, तो पौड़ी से रुद्रप्रयाग आते जाते रहते थे ये देखने के लिए कि शिकार में क्या हो रहा है। उनके आने के अगले दिन की सुबह ये लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे तो एक खबर आई कि रुद्रप्रयाग के उत्तर पश्चिम में, जहाँ पर पिछली बार एक पिंजरा लगाया था और एक बाघ को मारा था, याद होगा आपको। फिर बाद में पता चला था कि वो बाघ आदमखोर नहीं है, एक दूसरे बाघ को मार दिया था। उस जगह से करीब 1 मील दूर कोई एक गांव था जिसके पास में एक बाघ जो है रात भर दहाड़ रहा था, बहुत जोर जोर से वो दहाड़ रहा था। और हो सकता था कि ये वही आदमखोर बाघ हो जिसको मारने के लिए ये दोनों लोग तमाम कोशिशों में लगे हुए थे। गांव से आधा मील उत्तर दिशा की तरफ एक पहाड़ी थी जिसकी धार में एक उबड़ खाबड़ सा मैदान था जिसमें कई गड्ढे, चट्टानें और गुफाएं थी, केव्स। तो वहाँ के जो लोकलाइज थे, जो स्थानीय निवासी थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने बताया कि कभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस स्थान से तांबा खोदा करते थे, तांबे की खुदाई होती थी और उसी खुदाई की वजह से ये गड्ढे बने हुए हैं। ये जो एरिया था ये पूरा घनी झाड़ियों वाला एक जंगल था जो कहीं कहीं पर तो बहुत घना था और कई जगह पे छितरा हुआ था, यानी कि खुला खुला सा था। जैसे यहाँ पे झाड़ी है, फिर वहाँ बीच में कुछ नहीं है, फिर दूर पे एक झाड़ी है, इस तरह से। और कहीं पे बहुत सारी झाड़ियाँ थी। इस जंगल से आधा मील नीचे से खेत शुरू हो जाते थे और फिर उसके नीचे एक गांव स्थापित था। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि मुझे पहले से ही संदेह था कि बाघ जब भी रुद्रप्रयाग के आसपास के एरिया में एक्टिव रहता है तो इसी एरिया में आके छिपता होगा या यहीं कहीं आके आराम करता होगा। और कई बार ये क्या करते थे, सावधानी से इस स्थान पर आते थे क्योंकि ये जानते थे कि जो बाघ है वो धूप सेकने का शौकीन होता है और ऐसे समय में जब बाघ धूप सेक रहा हो तो उसे शूट करना आसान होता है। तो थोड़ा सा धैर्य और निशाना जो है ना एकदम मस्त होना चाहिए
मतलब पक्का निशाना होना चाहिए कि एक बार में काम हो जाए, एक ही बार में शूट हो जाए। दोपहर के लंच के बाद ये दोनों, मतलब जिम कॉर्बेट साहब और एबर्सन साहब, और इनके साथ में इनके अलावा एक इनका कर्मचारी, ये 3 लोग चल दिए। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी जो पसंदीदा राइफल थी मार्टिनी .275 राइफल पकड़ ली और उस कर्मचारी को बोला कि भाई वो एक छोटा जो है मजबूत रस्सा साथ में ले ले। ये गांव पहुंचे और वहां जाकर के सबसे पहले इन्होंने एक बकरा खरीदा, क्योंकि अभी तक जितने बकरे इन्होंने खरीदे थे वो सभी बाघ ने मार दिए थे, तो इनको बकरा लेना जरूरी था। इन्होंने बकरा लिया। इसी गांव से एक पगडंडी उस खुले हुए मैदान के कोने से होते हुए जाती थी, किनारे से निकल जाती थी और पहाड़ी पर ही कुछ दूर तक सीधे जाकर बाईं ओर मुड़ जाती थी और वहां से करीब 100 गज आगे चलकर वो पगडंडी जो है वो धार की तरफ मुड़ जाती थी। और जिस जगह पर ये उस पहाड़ी को पार करती थी उसी जगह पर जो है वो छितरी हुई झाड़ियां और छोटी छोटी घास थी जो मैंने पहले बताई थी। यहीं पर पगडंडी से करीब 10 गज नीचे, ये पगडंडी से 10 गज नीचे उतरे और वहां पे एक खूंटा गाड़ा और उस पर रस्सी से जो बकरा खरीदा था उससे मजबूती से बांध दिया। ये सब करने के बाद में ये लोग इस स्थान से, इस जगह से करीब 150 गज और नीचे चले गए। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी और इन्होंने, मतलब जिम कॉर्बेट और इबर्सन साहब ने इन चट्टानों के पीछे अपनी अपनी पोजीशन ले ली। ये जो बकरा था, ये जो सामान्य बकरे होते हैं उनसे कुछ अलग ही था। अलग इन द सेंस कि एक तो ये शोर बहुत ज़्यादा कर रहा था, मैं, और जो इसकी आवाज़ का जो पिच था वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ था। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। उसे बड़ी मजबूती से बांध दिया गया था, इसलिए ऐसी कोई भी आशंका नहीं थी कि बाघ उसे कहीं उठा कर ले जा सकेगा। यानी कि बाघ क्या करता है, मारता है, फिर गर्दन से पकड़ के उठा के ले जाता है, तो उसके इतना टाइट बांध दिया था कि उसको ले जा ना सके। जिस समय ये लोग पोजीशन ले रहे थे लगभग सनसेट का टाइम था, सूर्यास्त होने का समय था, सनसेट हो रहा था। सूरज भी एक लाल गोला बनकर जो पीछे केदारनाथ की पहाड़ियां थी उनके पीछे छिपने की तैयारी में था और कुछ देर बाद सूरज छिप गया। जो बकरा था उसने भी मिमियाना बंद कर दिया, जो मैं जो कर रहा था वो बंद हो गया। अब जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया, चट्टान के पीछे से निकले और ट्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए घास की तरफ बढ़े और वहां से नज़र उठा करके उन्होंने देखा कि बकरे के जो है दोनों कान खड़े हैं और वो एक झाड़ी की तरफ देख रहा है और बार बार अपने सर को झटका दे रहा था कि वो रस्सी जो बंधी हुई है वो टूट जाए या वो उससे उसको छुटकारा मिल जाए। तो लगातार कोशिश कर रहा था। इस बात की पूरी पूरी गुंजाइश थी कि बकरे की आवाज को सुन के बाघ आ गया था, लेकिन थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति थी। अगर बाघ आ गया है तो उसने अभी तक बकरे पे झपट्टा क्यों नहीं मारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाघ को कुछ शक सा हो गया हो? तो ये सब सोचते हुए इन्होंने फिर रेंगते रेंगते, ये उल्टा रेंगते हुए ये इबर्सन साहब के पास पहुंचे और उनसे बोला कि वो निशाना लगाएं, क्योंकि इबर्सन साहब की जो राइफल थी उस पर दूरबीन लगी हुई थी, टेलीस्कोप। तो दूरबीन वर्ड इन्होंने यूज़ किया तो मैं दूरबीन ही बोल रहा हूँ। तो वो उससे क्या है ना, बड़े सहूलियत से देख सकते थे। बकरा झाड़ियों की तरफ ही देख रहा था। इबर्सन साहब बहुत देर तक दूरबीन से जो है झाड़ियों में खोजते रहे, देखते रहे। बहुत काफ़ी देखा उन्होंने, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया।
तो उन्होंने राइफल जो है जिम कॉर्बेट साहब को दे दी कि बोले भाई जिम अब तुम देखो जरा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब जिम कॉर्बेट साहब ने बायनोकुलर से उसको देखना शुरू किया, उस टेलीस्कोप से या वो दूरबीन से, जो भी आप समझ लें। बकरे के कान, अरे कान तो छोड़िए, यहाँ तक उसकी पलकें झुकना तक ये साफ साफ देख पा रहे थे। कुछ देर तक उन्होंने झाड़ियों में और उसके आसपास का जो एरिया था उसका जायजा लिया, फिर राइफल को नीचे रख दिया। इन्हें भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा, जैसे इवर्सन साहब को नहीं दिखाई, इन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दिया। अब अंधेरा ढलने लगा था, इस जगह पर रुकना काफी रिस्की हो सकता था, डेंजरस हो सकता था। और जो बकरा था वो भी एक लाल निशान सा दिखाई पड़ रहा था बस। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चला जाए, क्योंकि इनको जाना भी बहुत दूर था। तो ये खड़े हुए और इवर्सन साहब को बोले कि एबी चलो, लेट्स मूव, चला जाए। ये लोग पहले बकरे के पास गए, वो एक बार मिमियाया, फिर शांत हो गया। इनके साथ जो आदमी आया था उसने बकरे को खूंटे से खोला और उसे लेकर पगडंडी की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे जिम कॉर्बेट साहब और इवर्सन साहब भी चल पड़े। अच्छा, जब ये चल रहे थे तो बकरे को देख के लग रहा था कि उसे बंध कर चलने की आदत नहीं है। होता है ना कि बंध के नहीं चलता, ताकत लगा के रोक लेता है अपने आप को। तो ऑलमोस्ट घसीटते हुए उसे ले जाया जा रहा था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उस आदमी से कहा कि भाई ऐसा करो, इसके गले से रस्सा खोल दो। जिम कॉर्बेट साहब को यह अनुमान था कि जैसे अन्य पालतू पशु होते हैं, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, ये अपने मालिक के पीछे पीछे खुद ही चलने लगते हैं। तो ये बकरा भी जो है खुद ही जो है साथ साथ चलने लगेगा, जंगल में तो रहेगा नहीं, उसे भी अपनी मौत का डर है। तो ये भी पीछे पीछे साथ साथ ही चलेगा, खोल दो इसको गले से। तो उसने आदमी ने उसको गले से उसके रस्से को खोल दिया, लेकिन इसका उल्टा हो गया। जैसे ही बकरे को खोला वो उल्टा मुड़ा और तेजी से पहाड़ी के ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। और ये बकरा बहुत उपयोगी था, क्योंकि एक तो ये मिमियाता बहुत था, इसकी जो आवाज़ का जो पिच था वो भी बहुत ज़्यादा था, बहुत जोर की आवाज़ करता था। और जो बकरा बाघ को अपने एक बार आकर्षित कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है, इसलिए इसे पकड़ना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात ये थी कि इस बकरे को अभी कुछ ही घंटों पहले इन्होंने एक बड़ी अच्छी मोटी कीमत दे करके खरीदा था, तो ये पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ये लोग भी उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। तो थोड़ा आगे दो पगडंडी में थोड़ा आगे जाके मोड़ पर पहुंचकर वो बकरा जो है बाईं तरफ मुड़ गया, जो मोड़ मुड़ता था उस पर बाईं तरफ मुड़ गया और इनको दिखाई देना बंद हो गया। अब बकरे का पीछा करते करते ये लोग भी उस धार तक पहुंच गए जहाँ दूर दूर तक हरी घास थी और छितरा हुआ झाड़ झंकार था। इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि बकरा किसी छोटे रास्ते से गांव तक पहुंच गया होगा, तो चलो हम लोग भी अब गांव की तरफ चल पड़े। और वो इसी रास्ते से गांव की तरफ चल पड़े आगे। जिम कॉर्बेट साहब आगे आगे चल रहे थे। करीब 100 गज आगे चलने के बाद ये उस स्थान पे पहुंचे जहाँ पे से वो घनी झाड़ियाँ और क्षेत्रीय झाड़ियों वाला जो वो एरिया आता था, जहाँ पे हरी घास थी, वो सब मैंने बताया था आपको। तभी इन्हें सामने रास्ते में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दिया। उजाला बहुत कम हो गया था। ये लोग बड़ी सावधानी से उस सफ़ेद वस्तु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे यार, ये तो वही बकरा है जो ये खरीद के लाए थे, जिसको ये ढूंढ रहे थे। वो गिरा पड़ा हुआ था और उसके गले से जो है खून बह रहा था, भलभला के खून निकल रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने उस पर हाथ रखकर देखना शुरू किया तो देखा कि उसकी नसें चल रही थी, यानी कि वो मरा नहीं था, अर्ध मरा मृत्यु जो भी कहते हैं वो था। ये बात कंफर्म थी कि बकरे को आदमखोर बाघ ने ही मारा है।
और मारने के बाद में रास्ते में कुछ ऐसे रख दिया है जैसे बाघ इनको एक चैलेंज दे रहा हो, एक चैलेंज कर रहा हो कि लो बेटा, तुमको ये बकरा चाहिए था ना, तो लो, ले जाओ इसे, और अंधेरा भी हो गया है और तुमने बेटा जाना भी बहुत दूर तक है, चलो देखते हैं तुम में से कितना लोग पहुंचते हो गांव तक आज। ये तेंदुआ जो है इनको एक चैलेंज दे रहा था। वाकई में चैलेंज ही था, क्योंकि इनके पास उजाला करने के लिए कोई लालटेन, पेट्रोमैक्स वगैरह कुछ था ही नहीं। किस्मत से जिम कॉर्बेट साहब की जेब में माचिस थी, माचिस की डिब्बी। तो ये क्या करते थे, माचिस की तिल्ली को जलाते थे, उससे जलाने के बाद उसकी उजाले से थोड़ा सा इनको जितना रास्ता दिख जाता था, वो उबड़ खाबड़ खतरनाक रास्ता, तो उसमें चल जाते थे, फिर तिल्ली जलाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो ऐसे तिल्ली जला जला करके ये गांव की सीमा तक तो पहुंच गए। फिर इन्होंने वहां से गांव वालों को आवाज दी। गांव वालों ने आवाज सुनी तो वो कुछ लालटेन और चील के छिलके वगैरह जला करके इन लोगों को लेने के लिए आ गए। जिम कॉर्बेट साहब ने लिखा भी है, यदि उस समय उनके पास माचिस की डब्बी नहीं होती तो इन तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। बकरे को इन्होंने वहीं छोड़ दिया था। दूसरे दिन सुबह सुबह जिम कॉर्बेट साहब जो है बकरे को देखने के लिए निकले कि बाघ ने खाया है कि नहीं खाया है, क्या किया उन्होंने बाघ ने। तो इन्होंने देखा कि आदमखोर जो बाघ है उसके पंजों के निशान इनके पीछे पीछे पूरे गांव तक आए थे, यानी कि वो पीछा करते हुए आया था, वो लगातार इनका पीछा कर रहा था, बस उसको जो है अटैक करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने बकरे को देखा तो वो वैसा ही पड़ा हुआ था जैसे पिछली रात था। बाघ ने उसको दोबारा छुआ भी नहीं था, कोशिश भी नहीं करी थी उसके पास जाने की। वो जैसे पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, वो वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे उसको छोड़ गए थे, उसके ने कुछ भी मतलब नहीं हुआ था। बकरे को देखने के बाद ये निरीक्षण भवन की तरफ लौटने वाले थे, अपने डाक बंगले की तरफ, लेकिन इनको गांव में ही सूचना मिली कि ये तुरंत रुद्रप्रयाग पहुंचे, क्योंकि बीती रात आदमखोर ने एक आदमी को मार दिया है। जो व्यक्ति सूचना लाया था वो ये तो नहीं बता पाया कि घटना किस स्थान में घटी है, मगर बाघ के पंजों के जो निशान थे उनको देख के ये अंदाजा लग रहा था कि बाघ ने गांव तक इनका पीछा करने के बाद वो दोबारा पगडंडी में चढ़ा और फिर मोड़ से बकरे की तरफ ना मुड़कर वो दाईं ओर मुड़ गया। जिम कॉर्बेट साहब का अनुमान सही था। उन्होंने जो आइडिया लगाया था कि जब बाघ इन लोगों का शिकार नहीं कर पाया तो वो दूसरी पहाड़ी में शिकार के लिए निकल गया। उससे कहा कहीं और चलो, कहीं और चल के मारा जाए, यहाँ तो बच गए और ये गांव वाले भी अब अलर्ट हो गए, तो अब यहाँ पर रुकना बेकार था। जिम कॉर्बेट साहब डाक बंगले में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इबर्टसन साहब किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। उस आदमी का जो नाम था नंदराम था। नंदराम का जो गांव था वो वहां से 4 मील दूर था, जहां से जिस जगह पे बीती शाम इन्होंने बकरे को बांधा था वहां से 4 मील दूर था। जिस जगह पे एक हाथ लगा के बैठे हुए थे बकरे को बांध के, वहां से 4 मील दूर था। इस गांव से करीब आधा मील ऊपर एक गहरे जंगल में एक बीहड़ के पार एक दलित वर्ग का व्यक्ति था, उसका मकान था। उसका नाम गब्बा था। उसने क्या किया था, गब्बा ने जंगल काट कर अपना घर बनाया था, जिसमें वो रहता था, उसकी माँ रहती थी, उसकी बीवी थी और उसके 3 बच्चे थे। सुबह सुबह का समय था। उठते ही नंदराम को एक महिला के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो तुरंत उठा और बाहर निकला और जोर से आवाज देकर के उससे पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों ना, जो गढ़वाली लैंग्वेज में बोला,
तो जो गब्बा के घर था वहाँ से आवाज़ आई कि आधा घंटा पहले गब्बा को आदमखोर उठा ले गया है। ये सुनकर नंदराम तुरंत भागता हुआ डाक बंगले पे आ गया था और इबटसन साहब को ये खबर दे रहा था जब जिम कॉर्बेट साहब वहाँ पे पहुँचे थे। इबटसन साहब ने अपने अरबी और अंग्रेजी घोड़ों को तैयार कर लिया था। फिर पेट भर खाना खाने के बाद ये लोग नंदराम के साथ जो घटना स्थल था उस तरफ चल पड़े। अब पहाड़ी पर कोई सड़क तो थी नहीं, बस एक वो पतली सी पगडंडी थी और इतनी पतली पगडंडी थी कि इन पे घोड़ों का चलना मुश्किल हो रहा था। कहीं मोड़ आ जाए तो घोड़े मुड़ नहीं पा रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, घोड़ों को छोड़ दिया और उनको वापस भेज दिया कि भाई ले जाओ इनको, ये कोई फ़ायदा नहीं है इनका। और अब पैदल ही इन्होंने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया उस पगडंडी में। अब ये उस जगह पे पहुंचे जो जंगल के बीच बना हुआ गब्बू का जो घर था। उस घर की महिलाएं अभी भी उस उम्मीद में थी कि शायद गब्बा अभी जिंदा हो। पूछने पर उन्होंने बताया कि गब्बा दरवाजे के पास बैठा हुआ था कि अचानक पता नहीं कहाँ से बाघ आया, वो शैतान आया, वो प्रेत आया और उसने गब्बा को धर दबोच लिया। बाघ ने उसका गला पकड़ लिया जिससे आवाज़ उसकी बंद हो गई, आवाज़ ना निकल पाए। यहाँ से पकड़ लिया तो आवाज़ बंद। और बाघ उसे जो है करीब 100 गज तक घसीट कर ले गया था। फिर वहाँ पर उसने गब्बा को जान से मार दिया, ये दबा करके गर्दन तोड़ दी। और फिर वहीं से करीब 400 गज दूर एक खाली जमीन में ले गया जिसके चारों तरफ घनी झाड़ियों का जंगल था। महिलाओं के रोने चिल्लाने व नंदराम के जोर से पूछने बोलने की आवाज़ से बाघ जो खाना खा रहा था तो उसको डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसलिए बाघ ने गब्बा का गला, जबड़ा, कंधा और जान से थोड़ा थोड़ा मांस खाया था। अब उस जगह के आसपास कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर बैठकर ये बाघ का इंतजार करते क्योंकि बाघ दोबारा आता। इन लोगों ने वहां से करीब 100 गज दूर एक पगडंडी को चुना कि उस पगडंडी में पोजीशन लेंगे। इन्होंने क्या किया, गब्बा के शरीर के उन हिस्सों में जहाँ जहाँ पे बाघ ने मांस नोचा था, खाया था, वहाँ पे साइनाइड डाल दिया। फिर ये उस पहाड़ी पर पोजीशन लेके बैठ गए। अंधेरा गिरने लगा था लेकिन बाघ नहीं आया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद इन्होंने लालटेन जलाई और बंगले में वापस आ गए। रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उठकर ये मतलब जिम कॉर्बेट साहब फिर उस पहाड़ी पर चले गए और पोजीशन ले ली जहाँ से वो शव जो डेड बॉडी थी वो साफ दिख रही थी। वहाँ पर उस बाघ की उपस्थिति का बिल्कुल आभास नहीं हो रहा था, मतलब ना तो कुछ सुनाई पड़ रहा था और ना कुछ दिख रहा था। सूर्योदय हुए करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया था, सनराइज हो गया था और बाघ का जो है दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। तब ये बॉडी के पास गए, उसका इन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि बाघ आया तो था लेकिन उसने उन हिस्सों को नहीं छुआ जिन हिस्सों में इन्होंने जहर डाला था। इस बार बाघ ने उसका दूसरा कंधा और दूसरे पांव को खाया और शव को कुछ दूर तक घसीट कर ले गया और एक झाड़ी के अंदर छुपा दिया था। बाघ अक्सर छुपा देता है अपने शिकार को। जैसा पहले बताया था कि इस जगह में कोई पेड़ नहीं था जिस पर बैठा जा सके। इतने में इबटसन साहब भी आ चुके थे। इन्होंने आपस में मंत्रणा करी और उसके बाद में निर्णय लिया कि इबटसन साहब 1 मील नीचे
गांव में जाएंगे और वहाँ पर एक आम का पेड़ था जिस पर मचान बनाकर वो रात भर बैठेंगे। और जिम कॉर्बेट साहब उस शव से 400 गज दूर जो गांव की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जहाँ पे इन्होंने पिछले शाम बाघ के पाँव के निशान देखे थे, वहाँ पे कहीं पे बैठेंगे। ये अपने बैठने के लिए कोई सही सी जगह देख रहे थे, कोई उपयुक्त स्थान देख रहे थे। इन्हें एक ब्रांच का पेड़ दिखाई दिया। ब्रांच एक हमारे यहाँ फूल होता है, वो उसका फोटो डाल दूंगा। उसका शरबत वगैरह भी पड़ता है, बनता है, वो हार्ट, डायबिटीज़ और कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। उस पेड़ को कुछ साल पहले गांव वालों ने जमीन से करीब 15 फुट की ऊपर ऊंचाई से काट दिया था, यानी कि 15 फुट ऊपर से उसको काट दिया था। लेकिन कटने के बावजूद उसमें कुछ मजबूत शाखाएं बची हुई थी, जिसमें जिम कॉर्बेट साहब आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर सकते थे, बैठ सकते थे। और बैठने की ये जगह जो थी वो पत्तियों और अन्य जो कुछ टहनियाँ थी उसके कारण छुपी हुई थी, यानी कि ये छिप सकते थे। इनके सामने की पहाड़ी पर रिंगल का एक घना जंगल था। रिंगल भी एक बांस टाइप का ही होता है। इस पहाड़ी पर पूरब व पश्चिम दोनों तरफ एक आम रास्ता जाता था, और ये ब्रांच का पेड़ इस रास्ते से करीब 10 फुट नीचे था। इस पेड़ पर बैठकर जिम कॉर्बेट साहब के से करीब 10-12 गज की दूरी तक साफ साफ दिख रहा था। ये रास्ता पेड़ से नीचे घने जंगल में जाता था, फिर उतनी ही ऊंचाई पर सामने आ जाता था, यानी कि ऐसे नीचे गया और फिर ऐसे सामने आ गया। इनकी दाईं तरफ का रास्ता करीब 300 गज दूर उन झाड़ियों के बीच से गुजरता था जहां बाघ ने शिकार को छिपाया हुआ था, गब्बा को छिपाया हुआ था, गब्बा के शव को छिपाया हुआ था। इनके पेड़, मतलब जिस पेड़ पर ये बैठे थे, उससे 30 गज नीचे करीब 4-6 गज की दूरी पे कुछ छोटे छोटे से तालाब थे जो एक नौले से निकल रहे थे। एक पानी का स्रोत था, उससे निकल रहे थे, जिस कारण वो छोटे छोटे तालाब बन गए थे। और इन तालाबों से एक गूल बनाई गई थी। गूल जो पानी निकासी के लिए बनाई जाती है, उससे पानी निकासी की जाती है और वो गांव में और खेतों में जाता है। कोई पीने के काम भी आता है और खेती के काम भी आता है वो पानी। ये रास्ता इन्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। ये रास्ता जो था वो करीब 300 गज ऊपर गब्बा के मकान से आने वाले रास्ते से मिल जाता था और करीब 30 गज ऊपर जाकर मुड़ जाता था, जहां से एक खाई शुरू होकर निचले मार्ग, वहां से एक नीचे के रास्ते की तरफ चली जाती थी। पहले ऊपर चढ़ती थी, फिर नीचे उतर जाती थी। ये जो खाई वाला एरिया था वो जिम कॉर्बेट साहब को दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो मुड़ जाता था, मुड़ के ऊपर चढ़ के फिर नीचे हो जाता था, तो वो नहीं दिखता था। चांदनी रात थी, टॉर्च की कोई जरूरत थी नहीं। कॉर्बेट साहब ने आइडिया लगाया था कि अगर बाघ पगडंडी से या गब्बा के मकान के रास्ते से आता है तो वो 30 या 40 गज की दूरी पे इनको दिख जाएगा और ये आसानी से उसको निशाने पर ले लेंगे और शूट कर देंगे। अपना आइडिया था, शिकारी दिमाग जो ये लगा रहे थे। कुछ दूरी तक ये इवर्सन साहब के साथ नीचे गए, फिर अपनी पोजीशन पे आके बैठ गए। थोड़ा समय बीत गया, सब कुछ सामान्य था। थोड़ी देर में एक मुर्गा और 2 मुर्गियाँ, जंगली मुर्गा और 2 जंगली मुर्गियाँ ऊपर पहाड़ी से नीचे आए और नीचे तालाब में आए। वहाँ पर उन्होंने पानी पिया और जिस रास्ते से आए थे वहीं से वापस लौट गए। वो दोनों वक्त इनके पेड़ के नीचे से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को नहीं देखा था। तो इस बात से यह साबित हो गया था कि जिम कॉर्बेट साहब कहीं से भी विजिबल नहीं थे। जिम कॉर्बेट साहब कहीं से दिख नहीं रहे थे, मतलब उन पत्तों से और उन टहनियों से इस तरह से छिपे हुए थे। शुरुआत में तो रात शांत थी,
जो शांति रहती है अंधेरे की। लेकिन 8 बजे के आसपास एक काकड़ ने कॉल करना शुरू कर दिया। वो अलर्ट कॉल कर रहा था, यानी बाघ पहुंच चुका था। लेकिन बाघ उन दोनों रास्तों से नहीं गुजरा जिस पर जिम कॉर्बेट साहब पोजीशन लेके बैठे हुए थे या नजरें गड़ाए हुए थे, ये गब्बा के घर की तरफ के आने वाले से या ये पगडंडी से आने वाले से। कहीं से भी नहीं आया। कुछ मिनटों के बाद काकड़ ने कॉल करना बंद कर दिया। करीब रात के 10 बज गए, शांति छाई रही। 10 सवा 10 बजे के आसपास काकड़ ने फिर से कॉल करना शुरू कर दिया, यानी कि बाघ ने फिर मूवमेंट शुरू कर दी थी। बाघ शिकार पे करीब 2 घंटे तक मौजूद रहा और उसने जमकर उस मांस को खाया जिसमें जहर मिलाया हुआ था। उस मांस को भी खा गया, बल्कि इस बार तो उसने पिछली बार से 2 गुना जहर खा लिया था। इस बात को इसलिए बोल रहे हैं जिम कॉर्बेट साहब क्योंकि इस बार शव में अच्छी तरह से और खूब ढेर सारा साइनाइड मिलाया गया था और जहर भरे हुए जो कैप्सूल थे मांस के अंदर गहराइयों तक रखे हुए थे। ये जिम कॉर्बेट साहब ने लिखा हुआ है। जिम कॉर्बेट साहब सावधानी के साथ अपना पलके झपकाए बिना और ना कोई आवाज किए हुए सामने की पहाड़ी पे नजर रखे हुए थे। चांदनी रात थी, मैंने बताया आपको। इनको एक एक पत्ता साफ साफ दिख रहा था। इनको रात में देखने की इनकी ताकत बड़ी अच्छी थी, मतलब रात में बड़ा साफ देख लेते थे। इनकी हर कहानी में मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ। रात के तीसरे पहर करीब 2 बजे के आसपास इनको आभास हुआ कि बाघ मकान के बगल से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि उस पगडंडी की तरफ आ रहा है, गब्बा के मकान की तरफ से। इन्होंने क्या किया था, रास्तों में जो है सूखी घास बिखरवा दी थी जिससे बाघ के चलने की आवाज़ इनको सुनाई पड़े। सूखी घास पे चलेंगे तो आवाज़ होगी ना, और बाघ बड़ी लापरवाही से इस सूखी घास के ऊपर चलता हुआ आ रहा था। जिम कॉर्बेट साहब बड़े एक्साइटेड हो गए थे, बहुत उत्साहित हो गए थे कि बस कुछ ही मिनटों में बाघ इनके निशाने में होगा और ये उसे गोली मार देंगे। पगडंडी के मोड़ के पास आने के बाद वो बाघ रुक गया और फिर अचानक उसने ये रास्ता छोड़ दिया और हल्की सी ढाल उतरकर नीचे वाले रास्ते पर आ गया और इस रास्ते पे आकर वो खड़ा हो गया। अब वो स्थिर था। जिम कॉर्बेट साहब अपने घुटनों पर अपनी राइफल को रखे हुए थे, तिरछी रखे हुए थे और बिना हिले डुले ये बैठे रहे। इनको ये उम्मीद थी कि वो रास्ते में आगे आएगा और इन्होंने तय किया था कि वो जैसे इनके सामने आएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि बाघ इनको नहीं देख पा रहा है, तब ये बंदूक को धीरे धीरे उठाएंगे, निशाना लगाएंगे और गोली मार देंगे। प्लानिंग तो इनकी बहुत बढ़िया थी। इन्होंने रास्ते में नज़र दौड़ाई, इधर उधर देखा, यहाँ वहाँ सब देखा और ये सोच रहे थे कि अब ये किसी भी समय जो है बाघ का जो सर है वो बाहर निकलेगा। इनको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी हो रहा था, मानसिक तनाव हो रहा था। तभी इन्होंने उसे छलांग मारते हुए सुना इसलिए क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा था, सुनाई पड़ा था आवाज सूखी घास के कारण। बाघ पहाड़ी से इनकी तरफ कूदा था। इनको ऐसा लगा कि शायद किसी चमत्कारी शक्ति से बाघ को ये बात पता चल गया है कि ये इस पेड़ पर बैठे हुए हैं और अपने स्वाद का जायका बदलने के लिए अगला शिकार इनको करने की फिराक में है, यानी कि अगला शिकार मतलब स्वयं जिम कॉर्बेट साहब होने वाले हैं। इनको ये लगा क्योंकि वो ऊपर से इनकी तरफ कूदा। लेकिन बाघ का छलांग मारकर इस तरफ आने का कारण ये नहीं थे, बल्कि वो पानी के स्रोत थे जहां उसे पानी पीने के लिए जाना था। वो इनके पेड़ के नीचे से बड़े तेजी से निकल गया और फिर उसके पानी पीने की सुड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। जैसे कुत्ता पानी पीता तो आवाज़ आती है ना, सुड़ुक 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 सुड़ुक।
ध्यान दिया होगा आपने, तो उस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। बाघ का जो व्यवहार था, उसका जो पानी पीने का जो अंदाज था, उससे लग रहा था कि उसने बहुत सारा जहर खा लिया है। लेकिन कॉर्बेट साहब को ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि साइनाइड खाने के कितनी देर बाद जहर अपना असर दिखाएगा और बाघ मर जाएगा। करीब 10 मिनट बाद बाघ के पानी पीने की आवाज़ आनी बंद हो गई। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट तक पानी नहीं पिया उसने। फिर इनको लगा कि जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और वहीं तालाब के आसपास ही बाघ अब परलोक सिधार गया है, मर गया है। लेकिन तभी इन्होंने बाघ को पहाड़ी की दूसरी तरफ चढ़ते हुए सुना। फिर मैं देखा नहीं, सुना सूखे पत्तों में। फिर रास्ते में पहुंचकर उसकी आवाज आनी बंद हो गई। एक बड़ी मजेदार बात यह भी दोस्तों, इतना सब कुछ घटित हुआ लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को बाघ की एक झलक तक नहीं दिखी। इनके आसपास से निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको देख नहीं पाए, सिर्फ उसकी आवाजों को सुन पा रहे थे। और बाघ भी इतना चालाक कि वो एक बार भी वो चांद की रोशनी में नहीं आया। वो अपने शरीर को हर तरह से पत्तों की छांव में छिपा के रख रहा था। बाघ रास्ते से नीचे आया, हल्की सी खाई में उतरा, इनके पेड़ के नीचे से भी गुजरा, पानी भी पिया, सामने के जंगल को पार करके पहाड़ी पर चढ़ा था। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को नहीं दिखा तो नहीं दिखा। अब इसको आप संयोग कह लीजिए या ये कहिए कि वो जानबूझकर इस तरह से अपने आप को ढक के चल रहा था कि उस पर चांद की रोशनी ही नहीं पड़ रही थी, सिर्फ आहटें सुनाई पड़ रही थी। तो अब आपके विवेक पे है, जो भी आप सोचें। जो भी रहा, ये उस पर गोली नहीं चला पाए। और इस बात का इनको कोई रंज नहीं था कि मैं गोली नहीं चला पाया, क्योंकि नैनीताल के इनके डॉक्टर मित्र ने इनको बताया ही था कि बाघ पर अगर कोई जहर असर करता है तो वो सिर्फ साइनाइड करता है। इसलिए आश्वस्त थे कि देर सवेर जहर का असर इस बाघ पे जरूर होगा और ये मर जाएगा। वो सारी रात जो है कॉर्बेट साहब पेड़ पर ही बैठे रहे। सुबह के समय था, इबर्टसन साहब आ गए। इन्होंने चाय बनाकर पी और चाय पीते हुए जिम कॉर्बेट साहब ने रात का सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से बाघ आया, ये सब किया उसने, पानी पिया, ये हुआ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। वो सब चीज़ें बताई। फिर ये दोनों लोग जो है उस शिकार के पास पहुंचे, यानी कि गब्बा की बॉडी के पास। इन्होंने देखा कि बाघ ने वो वाली टांग खाई थी जिसका कुछ हिस्सा उसने पहली रात खाया था और जिस पर इन लोगों ने जहर की पूरी खुराक भरी थी। और वो खाने के अलावा वो 2 खुराक और ज़्यादा खा गया था जो इन्होंने उसके कंधे और पीठ पर भी रखी थी, वो उनको भी खा गया था। अब बाघ को खोजना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए इबर्टसन साहब ने अपने साथ जो इनका पटवारी आया था उसको बोला कि तुम जाओ और कुछ और लोगों को लेकर के आओ। उसको भेज दिया। दोपहर तक पटवारी करीब 200-225 लोगों को लेकर के आ गया और जिम कॉर्बेट साहब ने इन लोगों को समझाया कि सबको एक लाइन में लग के उस दिशा में हांका लगाना शुरू करना है जिस दिशा में बाघ गया है। हांका लगाना क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, बीट ऑर्गेनाइज करना। तो कई शिकार में इन्होंने किया है, कई स्टोरियों में मैं आपको बता चुका हूँ हांका के बारे में। जिस तालाब से बाघ पानी पीकर ऊपर पहाड़ी की तरफ गया था वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान थी और उस चट्टान की जड़ में एक गुफा थी जो बड़ी और काफ़ी गहरी थी। गुफा के मुहाने पर बाघ ने बहुत पंजे मारे थे और वहाँ पे जो गब्बा था उसके पाँव की एड़ी पड़ी हुई थी। बाघ शिकार खाते समय एड़ी को निगल गया होगा
और इस जगह पे आकर के उसने उल्टी करी होगी, वोमिटिंग करी होगी, और उस वोमिटिंग में वो एड़ी जो है उसके पेट से बाहर निकल गई और उस जगह पे गिर गई। तो लोगों ने क्या किया, फटाफट गुफा का मुंह बंद करने में लग गए। बड़े बड़े पत्थरों को लाके उनसे एक दीवार सी बना दी गई, जिससे गुफा का जो मुहाना था वो बंद हो गया, और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि इस दीवार को तोड़कर बाहर ये बाघ जो है बाहर निकल पाएगा। मतलब इतनी मजबूती से पत्थरों को लगा के दीवार खड़ी कर दी गई थी। अगली सुबह जिम कॉर्बेट साहब तार की बनी हुई एक करीब 1 इंच मोटी जाली और टेंट के खूंटे जो लोहे के बने होते हैं, जिनकी सहायता से टेंट को बांधा जाता है, वो लेकर के आए थे। और बड़े सावधानी से पत्थरों को हटाकर वहाँ पर उस जाली को लगा दिया गया, यानी कि गुफा के मुहाने में जाली फिट कर दी गई कीलों की सहायता से, वो खूंटों की सहायता से। अब गुफा का मुंह जाली से बंद था। जिम कॉर्बेट साहब रोज सुबह और शाम गुफा को देखने के लिए आते थे। ये कन्फर्म था कि बाघ जो है इस गुफा के अंदर ही है, कभी भी इसकी मृत्यु की खबर आएगी। इस बीच अलकनंदा के इस तरफ बाघ द्वारा किसी के मारे जाने की कोई खबर भी नहीं मिली थी। तो जिम कॉर्बेट साहब की जो सोच थी वो और मजबूत होती जा रही थी कि बाघ पर जहर जो है असर कर चुका है, और अगली बार जब ये आएंगे, यानी कि सुबह के टाइम जब ये आएंगे, तो इसके मारे जाने के संकेत मिल ही जाएंगे। जैसे शरीर के खराब होने के बाद उसमें से बदबू उठने लगेगी, या जालियों के अंदर जो है मक्खियों के झुंड नजर आएंगे, क्योंकि मक्खियाँ लगती हैं डेड बॉडी में, तो इनको पता चल जाएगा कि बाघ मर गया है। इस जगह का चक्कर लगाते हुए जिम कॉर्बेट साहब को करीब 10 दिन हो गए थे। 10वें दिन भी इन्होंने देखा कि जाली तो वैसी ही लगी थी जैसे थी, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, ना तो अंदर की तरफ से उसे किसी ने छेड़ा था, ना बाहर की तरफ से, यानी जैसी पहले दिन लगाई थी वैसी ही अभी तक बंद थी। ये सब कुछ चेक करके ये वापस डाक बंगले पहुंचे, तो इबरसन साहब ने इनको एक समाचार सुनाया कि कॉर्बेट, यहाँ से 5 मील दूर रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ जो मार्ग है, उसमें करीब 1 मील ऊपर की तरफ कल रात बाघ ने एक महिला को मार दिया है। अब ये बात साफ हो गई थी कि साइनाइड भी इस बाघ के लिए सही जहर नहीं था, बल्कि ये बात सही साबित हो रही थी कि जहर खाने के बाद बाघ और तगड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। साइनाइड ने कोई असर किया ही नहीं था, और इस बात पे भी कोई संदेह नहीं था कि बाघ गुफा के अंदर घुसा था, क्योंकि गुफा में घुसते समय उसके शरीर गुफा की दीवार से रगड़ा था, और उसके बाल उस पर वहाँ पे चिपके हुए थे। ये कन्फर्म था कि बाघ जो है गुफा के अंदर गया था। तो मतलब यही निकलता था कि गुफा का कोई दूसरा रास्ता भी रहा, यानी कि कोई एक मुंह और रहा होगा जिससे बाघ बाहर निकल गया होगा, क्योंकि एक साइड से तो अच्छी तरह बंद था। जिम कॉर्बेट साहब का इस आदमखोर बाघ से चंद महीनों का ही वास्ता रहा था, लेकिन इनको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था कि बाघ पर साइनाइड का असर नहीं हो रहा है और वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया है। लेकिन इबरसन साहब और उनकी टीम को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि साइनाइड जैसे जहर को खाने के बाद भी ये बाघ बच गया, जबकि साइनाइड को तो जीभ में रखो तो जीभ में रखते ही आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन ये बाघ किस मिट्टी का बना हुआ है, साइनाइड खा के बच गया। और उधर गढ़वाल के निवासी जो 8 सालों से इस बाघ के आतंक को झेल रहे थे, उनको भी आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका तो ये मानना था ये कोई अलौकिक शक्तियों से संपन्न कोई प्रेत आत्मा है, और उनका तो सिर्फ यही विश्वास था कि इसे मारने का बस एक ही तरीका है कि इसे
जला दिया जाए। बस आग ही इसका एकमात्र जरिया है जो इस प्रेत आत्मा से इन्हें मुक्ति दिला सकती है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह सत्य घटना गढ़वाल के निवासियों के लिए आतंक का पर्याय क्या उससे भी बढ़ के था। शाम होते ही एक अघोषित कर्फ्यू लग जाता था रुद्रप्रयाग के पूरे इस एरिया में। बहुत ही दुर्दांत हो चुका था ये बाघ। और इसका खात्मा कैसे हुआ, खात्मा हुआ कि नहीं हुआ, इसने औरों को मारा कि नहीं मारा, ये सब जानने के लिए आपको इस घटना के सारे एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। तो सोचना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और घटना का पूरा विवरण सुन लीजिएगा। हो सके तो लाइक और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तो आज्ञा दीजिए आपको गुड बाय बोलने की। जल्दी ही आता हूँ इसका अगला भाग लेकर। बस आप लोग बने रहें इसी तरह से, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद लुटाते रहे। गिव मी अ शॉवर ऑफ योर ब्लेसिंग्स कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, खड़ा हो जाऊं, चलूं फिरूं और फिर उन सब जगहों में जाऊं वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊं। तो दोस्तों, साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। कमर में थोड़ा तकलीफ होने लग गई, अब बैठा नहीं जा रहा है। कहानी तो याद है आगे की, लेकिन बैठना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों भी आज्ञा दीजिए। दुख के साथ आप सबसे छुट्टी मांग रहा हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।